4 से 5 जनरेशन ऑफ स्कॉलर्स हैं जिन्होंने इन पर गौर किया है कि इनकलाबात क्या होते हैं, कैसे आते हैं। हमारे यहाँ बस ये नारा तो मार दिया जाता है कि हम इनकलाब बर्पा कर देंगे। इनकलाब बर्पा तो आप नहीं कर सकते। इनकलाब एक बहुत बड़ा इवेंट होता है और वो आपके हाथ में नहीं होता कि आप उसे बर्पा कर दें। लेकिन ये है कि वो जब इनकलाब रूनुमा होता है तो उसमें आपको क्या करना चाहिए, कैसे उस पर इन्फ्लुएंस आपने डालना है, ये बात अलग है। 71 के बाद जो है वो शेख मुजीबुर रहमान जो था वो सदर बना, लेकिन उसकी जो ये पॉलिसीज़ थी वो इतनी फाशिस्ट थी, यानी फस्तायत पर मबनी थी कि 1975 में ही उसको कत्ल कर दिया जाता है, उसके तमाम घर वालों समेत। उसमें कुछ इस तरह से था कि 1971 के बाद 1972 में ही शेख मुजीबुर रहमान ने एक पॉलिसी का ऐलान किया था। वो पॉलिसी ये थी कि जो 30% गवर्नमेंट जॉब्स होंगी, 30% जो गवर्नमेंट जॉब्स होंगी वो एक स्पेशल कोटा होगा। वो जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके मुक्ति बानी के वो लोग थे उनके लिए और उनके फिर आगे बच्चों के लिए या डिसेंडेंट्स के लिए जो है ये कोटा है। अहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा इला आखिरिल आया। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। आज जो हमारा टॉपिक है वो अभी रिसेंटली 5 अगस्त को जो एक बहुत बड़ा वाक़या रूनुमा हुआ है हमारे पड़ोस में ही कहना चाहिए। बांग्लादेश जो पहले ईस्ट पाकिस्तान था उसमें एक बड़ा इनकलाब जो है बर्पा होता नज़र आ रहा है। तो इसकी क्या वजूहात हैं और क्या अवामिल थे, क्या फैक्टर्स थे कि जिसकी वजह से वहाँ पे ये सब कुछ हुआ। तो इससे पहले कि हम इसका बगौर मुताला करें या देखें, इसका जायज़ा लें, हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इनकलाब जो होता है उसके बारे में मल्टीपल थ्योरीज़ क्या हैं। क्योंकि इनकलाब जो है ये एक फ़िनोमिनन है, ये एक ऐसा वाक़या है जिसको पूरी दुनिया में रिसर्च का मौजू बनाया गया। हमने नहीं सोचा इसके ऊपर, उम्मत मुस्लिमा में इसको नहीं डिस्कस किया गया, लेकिन मगरिब की बुनियाद क्योंकि इनकलाबात की वजह से हुई थी, ठीक है ना। उनकी जो शुरुआत है वो इनकलाबात से है ना। यानी यूरोप के अंदर जो तब्दीली आई वो फ्रांसीसी इनकलाब की वजह से आई। जो बाकी अमेरिका जो बना वो भी अमेरिकन इनकलाब के बाद बना, ठीक है, अमेरिकन रेवोल्यूशन के बाद बना। जो भी सुपर पावर्स हैं, अभी ये 4 ही सुपर पावर्स हैं ना, यूरोप है, अमेरिका है या फिर रशिया और चाइना है। रशिया और चाइना को देखते हैं आप तो वो भी इनकलाबात के बाद ही इमारत वजूद में आए। तो इसलिए वेस्ट के अंदर तो ख़ास तौर पे इनकलाब को ज़ेर बहस लाया गया है। इवन ईरान जो है आप देख लें कि उसके अंदर भी इनकलाब रपा हुआ। तो इसको बहुत ज़्यादा स्टडी किया गया है और तकरीबन 4 से 5 जनरेशन ऑफ स्कॉलर्स हैं जिन्होंने इन पर गौर किया है कि इनकलाबात क्या होते हैं, कैसे आते हैं। हमारे यहाँ बस ये नारा तो मार दिया जाता है कि हम इनकलाब बर्पा कर देंगे। इनकलाब बर्पा तो आप नहीं कर सकते। इनकलाब एक बहुत बड़ा इवेंट होता है और वो आपके हाथ में नहीं होता कि आप उसे बर्पा कर दें। लेकिन यह है कि वो जब इनकलाब रूनुमा होता है तो उसमें आपको क्या करना चाहिए, कैसे उस पर इन्फ्लुएंस आपने डालना है, ये बात अलग है, ये अलग बहस है। तो इस हवाले से मैं मुख्तसरन ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा ताकि ये समझ में आ सके कि ये जो अभी बांग्लादेश में हो रहा है इसे हम किस कॉन्टेक्स्ट में देखें या इसकी हकीकत को हम कैसे समझें। तो ये जो इसके बारे में थ्योरीज़ हैं वो हमें वो टूल्स अता कर देती हैं कि जिनके ज़रिए से हम फिर एनालिसिस कर सकते हैं, सोच सकते हैं। क्योंकि मकसद हमारा यही है ना कि हम उन्हीं टूल्स के ज़रिए से पाकिस्तान का भी जायज़ा लेंगे कि क्या पाकिस्तान में ये मुमकिन है या नहीं है, क्या पाकिस्तान में भी कोई इनकलाब है जो कि आने वाला है। तो उस पर भी बात हम करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले जो है इन थ्योरीज़ को ज़रा हम मुख्तसरन देखते हैं। तो सबसे पहले जो है जो बहुत बड़ी थ्योरी इनकलाब के वाले से दी थी वो कार्ल मार्क्स ने दी थी। कार्ल मार्क्स जो है वैसे तो कम्युनिज़म के वाले से मशहूर है, लेकिन उसने जो अपनी थ्योरी ऑफ हिस्ट्री दी, यानी हिस्ट्री के बारे में जो उसका तसव्वुर था, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का कॉन्सेप्ट उसने दिया था। तो वो एक बड़ा ज़बरदस्त तसव्वुर है जिसके ज़रिए से आप इनकलाब को भी देख सकते हैं कि इनकलाब क्यों आता है। और वो ये कहता है कि ये जो इनकलाब आता है वो उस वक्त आता है जब जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी किसी भी सोसाइटी के अंदर जो है वो जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं या जो ज़रूरियात की चीज़ें प्रोड्यूस हो रही होती हैं, यानी वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। जहाँ भी कोई जो है प्रोडक्शन हो रही है
उसके मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं ना, वो जिनके पास होते हैं वो रूलर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन वक्त के साथ जैसे ही टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होती है तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, और जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स हैं उनके साथ भी, उनके अंदर भी तब्दीली रूनुमा हो जाती है। मिसाल के तौर पर जैसे पहले जो था यहाँ पे जो एग्रेरियन सोसाइटीज़ हैं, यानी वो सोसाइटी जिनके अंदर ज़राअत जो था वो मेन एक शोबा था, ज़्यादातर जो यहाँ पे सोसाइटीज़ हैं वो एग्रेरियन सोसाइटीज़ कहलाती थी, यानी जिनके अंदर क्या मामला था कि जो प्रोडक्शन हो रही है वो ज़्यादातर कौन सी है, वो ज़रूरी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। उसमें अजनास हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ और पौधे मुख्तलिफ जो हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये जो है वो उगाए जा रहे हैं। और इनके ऊपर कौन काबिज़ थे? इनके ऊपर काबिज़ थे जागीरदार, ठीक है ना, जागीरदार ही इनको कंट्रोल करते थे। तो अब ये यहाँ पे जो तब्दीली उस वक्त आई जब टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आई, जब जो है सरमाया एक्स्ट्रा पैदा होना शुरू हुआ। जब टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आती है तो सरमाया एक्स्ट्रा पैदा होना शुरू हो जाता है। जब टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आती है तो ज़्यादा अब प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। यानी पहले जो था किसी भी सोसाइटी में जितना आटा चाहिए, जितना चावल चाहिए, जितना जो है वो फ्रूट चाहिए, जितना वेजिटेबल चाहिए, वो बस उगा लिया जाता था, वो लोगों के लिए काफ़ी होता था। लेकिन जब ये अंडरस्टैंडिंग आई कि नहीं, अगर हम ये ज़्यादा प्रोड्यूस कर लें तो फिर क्या होगा, तो एक्स्ट्रा आपको कैश मिलेगा। वो किस तरह कि आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे, आपकी ज़रूरत तो पूरी होगी, बाकी जो बच गया वो आप एक्सपोर्ट कर दो, उससे क्या है कि एक्स्ट्रा आपको बस पैसा मिलता है, सरमाया मिलता है। तो जब सरमाया आना शुरू हुआ तो फिर टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुई कि यार ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करो। इससे क्या हुआ कि एक नई क्लास वजूद में आती है। वो कार्ल मार्क्स कहता है कि जब भी टेक्नोलॉजी एडवांस करती है तो एक नई क्लास वजूद में आती है। वो पहले अमीर नहीं होते, लेकिन इस नए सेटअप के अंदर वो भी अब जो है वो कुछ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर काबिज हो जाते हैं। जिसे हम कहते हैं अपर मिडिल क्लास। ये अपर मिडिल क्लास जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अमीर होती जाती है इसी सरमाए के ज़रिए से। और यहाँ तक कि जो पुराना जो तबका होता है जागीरदार, उनके ख़िलाफ़ आके खड़ी हो जाती है। इसलिए जहाँ जहाँ पे भी आप देखते हैं कि कैपिटलिज़म आया है तो वहाँ जागीरदारों के ख़िलाफ़ बेसिकली बड़े बड़े कैपिटलिस्ट खड़े हो गए और नए मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो थे वो कैपिटलिस्ट के पास आ गए। इसकी वजह से क्या हुआ, एक टकराव हुआ इन कैपिटलिस्ट और जागीरदारों के दरमियान, जिसके नतीजे में फिर इनकलाब बर्पा हुआ। तो यानी वो कहता है कि इस तरह होता रहेगा। कार्ल मार्क्स का तसव्वुर यह है कि ये होता रहेगा। अभी भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अब जागीरदार जो हैं उनकी वो हैसियत नहीं रही है। अब हमारी सोसाइटीज़ के अंदर भी आप देखें कि ज़्यादा कैपिटलिस्ट अब ऊपर आ गए हैं, ठीक है। ये जो कौन है, ये जो आपके नून लीग है, नवाज शरीफ फैमिली है, या दूसरे जो 23-24 फैमिलीज़ का जिक्र आता है, वो कौन लोग हैं? ये वो नवाब तो नहीं है ना, यानी कुछ तो थे। वो जो नवाब थे, वो डेरे थे, वो तो पहले थे जब पाकिस्तान बना था। लेकिन अब ये नई क्लास वजूद में आई और इन लोगों का एक टाकरा हुआ इनके साथ, ठीक है। इनके पास अब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है। अब जितने भी पाकिस्तान के अंदर इवन के ज़रूरी लैंड है वो भी इनके पास है, ठीक है। तो ये जो नया एक तबका वजूद में आता है, इसका बड़ा टकराव होता है साबका वो जो रूलर्स होते हैं, साबका ओनर्स होते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का। तो इस तरह वो कहता है कि ये इनकलाब बर्पा होता रहेगा, टेक्नोलॉजी एडवांस होती जाएगी और इस तरह आपस में टकराव होता जाएगा। एक और बहुत बड़ा जो है फ्रेंच थिंकर था अलेक्सिस डी टकवील के नज़दीक जो है, जो जब भी स्टेट, कोई भी जो रियासत है, जब वो अपनी ताकत को सेंट्रलाइज कर ले, यानी सारी ताकत अपने पास ले ले, ठीक है। और असल में ताकत क्या होती है, इवन बादशाह में भी ये होता है कि ताकत सेंटर बादशाह के पास होती है, लेकिन साथ साथ जो है नीचे जो होते हैं वो लॉर्ड्स और बैरन्स जो होते हैं, उनके पास भी ताकत होती है। लेकिन अगर बादशाह के यार सारी ताकत मेरे पास ही आ जाए तो क्या होगा, फिर इनकी तरफ से एक रिएक्शन होगा, तो ये टकराव हो जाता है। तो वो कहता है कि जब भी जो कोई भी रियासत है वो अपनी ताकत को वुसअत देने की कोशिश करती है, सारी की सारी ताकत अपने पास लेने की कोशिश करती है, तो सोसाइटी में वो लोग जिनके पास ताकत होती है कुछ ना कुछ, वो फिर रिजेंट करते हैं, वो रिटेलिएट करते हैं और इस तरीके से फिर इनकलाब की कैफियत पैदा हो जाती है। क्रेन ब्रिंटन एक और स्कॉलर है, वो कहता है कि जो ये एक फिनोमिनन है, यानी ये होता रहता है, ये एक इनकलाब जो मामला है वो आपके हाथ में नहीं होता, ये एक साइकिल है, ये सर्कल है, ये चलता रहता है।
और इसके अंदर एक बड़ा अहम फैक्टर ये होता है कि जब भी इनकलाब की कैफियत पैदा होती है तो उस वक्त एक अहम इवेंट हमारे सामने जो है रूनुमा होता है कि जो इंटेलिजेंसिया होती है किसी भी सोसाइटी की, यानी वो लोग जो सोसाइटी को चला रहे होते हैं, हर सोसाइटी के अंदर जो है एक ब्रेन ट्रस्ट होता है, एक इंटेलेक्चुअल माइनॉरिटी होती है, एक ज़हीन अक़लियत होती है, एक मतलब थोड़ा से लोग होते हैं, लेकिन वो सोसाइटी को चलाना जानते हैं। जब वो किसी रेवोल्यूशनरी नज़रिए से मुतासिर हो जाएं, मतलब वो जो सिस्टम चल रहा है, जिस नज़रिए के ऊपर चल रहा है सिस्टम, उसके बरक्स वो किसी इनकलाबी नज़रिए से मुतासिर हो जाएं, तो फिर इनकलाब की कैफियत पैदा हो जाती है। जैसा कि कहीं पे अगर कैपिटलिस्ट सोसाइटी थी, वहाँ पे सरमायादाराना निज़ाम लगा हुआ था, तो वहाँ अगर कुछ लोग मेहनत करते हैं रेवोल्यूशनरीज, इनकलाबी, और वो इस इंटेलिजेंसिया को समझाने में कामयाब हो जाते हैं कि यार इश्तराकी ज़्यादा बेहतर है, कम्युनिज़म ज़्यादा बेहतर है, तो फिर इनकलाब की कैफियत पैदा होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि ये लोग आहिस्ता आहिस्ता फिर क्या होगा कि वो दूसरे कैंप में जाना शुरू हो जाएंगे। फिर एक तस्वुर जो है वो चार्ल्स जॉनसन का है और सैमुअल हंटिंगटन का है। उनके नज़दीक ये है कि जो भी सोसाइटी चल रही होती है ना, उसके अंदर एक बैलेंस होता है, यानी जो जहाँ पे होता है वो काफ़ी अरसे से उसी जगह पे परफॉर्म कर रहा होता है। उसमें कोई ज़रा बराबर भी बैरूनी सतह पे या अंदरूनी सतह पे कोई अगर डिसरप्शन आ जाए, कोई जो है बड़ा इवेंट हो जाए, तो उस सोसाइटी के अंदर जो है ना वो हलचल मच जाती है। ठीक है, जैसे आपकी सोसाइटी चल रही है, अब यहाँ पे करीब कोई बहुत बड़ी जंग हो जाए, ठीक है, यानी हमारे हमसाये में एक बहुत बड़ी जंग हो जाए रूनुमा, तो उस जंग की वजह से ना उस पूरे ख़ित्ते पर जो है इम्पैक्ट पड़ता है और वो पूरा ख़ित्ता अपनी जगह से हिल जाता है। जैसे अब फ़लस्तीन में जो जंग जारी है, उसने पूरी दुनिया को हिला दिया पकड़ के। तो हर जगह पे जब ये इक्विलिब्रियम जिसे वो कहते हैं कि जब ये डिस्टॉर्ट हो जाता है, डिस्टर्ब होता है, तो फिर इनकलाब की कैफियत पैदा हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा इवेंट है, ये जो फ़लस्तीन में हुआ है, इसने पूरी दुनिया को हिला दिया है। अब पूरी दुनिया में आप लोगों को नज़र आएगा इनकलाबात आना शुरू हो जाएंगे। हो सकता है अब ये रिलेशनशिप बड़ा गहरा होता है, लेकिन यह है कि आमतौर पर नज़र नहीं आता। हो सकता है इसी के असरात हैं जो बांग्लादेश में आपको नज़र आ रहे हैं, इसी के असरात और जगह पर भी आपको नज़र आएंगे, और जगह पर भी आपको अनरेस्ट होता नज़र आएगा, क्योंकि पूरी दुनिया में एक डिस्ट्रप्शन हो रही है। फिर एक और ट्रॉट्स्की और इमैनुअल वालस्टाइन जो है, उनके नज़दीक ग्लोबलाइजेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि ग्लोबलाइजेशन क्या है कि आपकी जो कौम, आपके जो मुल्क है, वो एक इंटरनेशनल कम्युनिटी का हिस्सा है। वो अपनी पॉलिसीज़ आइसोलेशन में नहीं बना सकता, ठीक है ना, यानी बाहर जो कुछ हो रहा है दुनिया के अंदर, हमें उसके मुताबिक चलना होगा, ठीक। लेकिन जब जो है पूरी दुनिया के अंदर आपको पता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है या कैपिटलिज्म आ गया है, और आपके मुल्क में अगर नहीं आ रहा, तो उसके असरात आपके मुल्क में भी पड़ेंगे, ठीक है ना। यानी अगर आपका मुल्क जो है उस ग्लोबल कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहता है, तो वो लोग तो काफ़ी आगे पहुंच चुके हैं, ज़री बात है, वो डेवलप कंट्रीज़ हैं, वो आपसे 100 साल आगे जा चुके हैं। अब आप जो है वो कम अरसे में वो जंप लगाने की कोशिश करते हैं। कोई रजीम यहाँ पे आ जाए और वो कहे कि ठीक है, हम जो है इसको ज़बरदस्ती जो है वहाँ तक पहुँचाएँगे, तो फिर इस रैपिड बर्डन जो सोसाइटी के ऊपर आता है, उसकी वजह से फिर बहुत से लोग जो हैं पिस जाते हैं, जिसकी वजह से इनकलाब के फिर हालात पैदा होते हैं। चाइना ने बहरहाल एक मिरेकल करके दिखाया है। चाइना ने बहुत कम अरसे में जो है वो उस रेस में ना सिर्फ यह है कि वो उस रेस में शामिल हुए, बल्कि उन सबसे आगे भी निकल गए, ठीक है। तो वो बड़े तरीके से उन्होंने किया है, बहरहाल ये खिलादा बहस है। इस तरीके से जो है स्टेट और इंटरनेशनल अफेयर्स बड़े मैटर करते हैं। यानी थेडा स्कॉकपोल और टिम मैकडैनियल वगैरह ये लोग कहते हैं कि आपकी जो नेबरहुड में क्या हो रहा है और इंटरनेशनल सतह पे क्या हो रहा है, ये डिफ़ाइन करेगा कि आपके मुल्क के अंदर हालात पैदा होंगे इनकलाब के कि नहीं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो रियासत है, अगर वो किसी और मुल्क के साथ राइवलरी में आ जाती है, जैसे हमारा मामला है इंडिया के साथ, हम राइवलरी के अंदर हैं। अब इंडिया बहुत बड़ा है, लेकिन यह है कि हमें राइवलरी करनी पड़ती है। अब उसकी वजह से क्या होता है कि जो नेशनल इश्यूज़ हैं उनके ऊपर तवज्जो नहीं रहती, जैसा कि पाकिस्तानी रजीम की है। अभी मिलिट्री बजट हमारा वो बहुत ज़्यादा होता है, एजुकेशन और हेल्थ का बजट बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। तो यह एक क्लासिकल एग्जांपल है कि पाकिस्तान के अंदर तो इनकलाब के हालात पैदा हो सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। तो वो कहते हैं कि इस तरह की सिचुएशन जब होती है तो रियासत जो होती है वो अपने मुल्क पर फोकस नहीं कर पाती। तो ये और भी काफ़ी हैं, मतलब मैंने कुछ आपके सामने जो है बताए हैं कि ताकि आप समझ सकें कि इनकलाब कैसे रूनुमा होता है।
एक और रिलेटिव जो है डिप्रिवेशन का मॉडल है, ये टेड गुर एक स्कॉलर है, वो कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि किसी जगह पे अगर बहुत ज़्यादा गुर्बत हो तो वही इनकलाब आएगा, बल्कि असल में ये होता है कि क्लासेस के दरमियान अगर जो है वो डिफरेंस बढ़ रहा है, मतलब एक अगर एलीट क्लास है और उसके बाद दूसरी मिडिल क्लास है और उनके दरमियान डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो उनके अंदर रिजेंटमेंट पैदा होती है, यानी वो एक जेलसी पैदा होती है कि हम क्यों नहीं वहाँ तक, हमें वो सब कुछ क्यों नहीं मिल रहा जो एलीट को मिल रहा है। तो ये जो एक सेंस होती है, यानी एक जो है समझ लें कि सोसाइटी के अंदर एक माहौल बनता है, उसके अंदर भी इनकलाब की कैफियत पैदा होती है। जैसे अब सऊदी अरब का मामला है, सऊदी अरब जो है हम वैसे तो कहेंगे बहुत ज़्यादा स्टेबल सोसाइटी है क्योंकि वहाँ तो खुशहाली है, ठीक है, लेकिन वहाँ पर भी आप देखेंगे कि जो रॉयल क्लास है और जो आम बंदा है उसके दरमियान जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। इवन दो कि वहाँ पे वो भूख नंग नहीं है, वहाँ तमाम फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि दोनों के दरमियान डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया है, इसकी वजह से वहाँ पे भी इनकलाब के हालात हैं, ठीक है। तो ये भी वो कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके लोग आपके अगर मुल्क के अंदर गुर्बत और अफलास है तभी इनकलाब आएगा, अगर सोसाइटी बड़ी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रही है और उसके अंदर बड़ी खुशहाली है तब भी आ सकता है, अगर तो जो क्लासेस हैं उनके दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा या जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा हो गया। तो खैर ये मल्टीपल जो थ्योरीज़ हैं वो आपके सामने में रखने का मकसद ये था कि हम उनको इस्तेमाल करके एनालिसिस कर सकें बांग्लादेश का, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं बांग्लादेश को ज़रा देखते हैं कि बांग्लादेश का क्या मामला है। बांग्लादेश 1971 में हमारे वजूद में आया, ठीक है। अच्छा, 1971 के बाद से लेकर अभी तक भी आप देखें कि उसके ऊपर हमेशा डिक्टेटर्स ही काबिज रहे हैं, ठीक है। यानी ये जो आपको पॉपुलर अपराइजिंग का पहला मौका आपको नज़र आ रहा है 1971 से लेके आज क्या है 2024 है, ये कितने साल बनते हैं जी? 54 तकरीबन 53-54। अब इतने सालों में हम देखते हैं कि ऊपर जालिम या वो डिक्टेटर्स ही जो है काबिज रहे हैं। तो ऐसी जगह पे जहाँ पे वही जो हम बात कर रहे थे कि सेंट्रलाइजेशन पावर बहुत ज़्यादा मुर्तकज़ हुई जगह पे, तो वहाँ पे आखिरकार लोगों के ऊपर जो जुल्म होता रहता है तो फिर लोग खड़े होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी बड़ा वाज़ेह एक तो ये नज़र आता है, इसकी अगर आप तारीख देखें कि 1971 के बाद जो है वो शेख मुजीबुर रहमान जो था वो सदर बना, लेकिन उसकी जो ये पॉलिसीज़ थी वो इतनी फाशिस्ट थी, यानी फस्तायत पर मबनी थी कि 1975 में ही उसको कत्ल कर दिया जाता है, उसके तमाम घर वालों समेत। यानी इतना उसने जुल्म किया था अपने लोगों के साथ कि आम फौजी अफसर थे, यानी वो कोई जर्नल वगैरह नहीं थे, आम फौजी अफसर थे, वो खड़े हुए हैं और वो आए हैं और उन्होंने जो है इसके पूरे ख़ानदान को कत्ल कर दिया। ये दो जो सिर्फ बहनें थी या बची थी, इनमें से एक ये हसीना वाजिद भी है, उसकी बेटी जो है ये इसलिए बच गई थी कि मुल्क से बाहर थी ये दो, वरना इनको भी नहीं छोड़ना था। एक छोटा बच्चा था जो हसीना वाजिद का जो भाई था, उसको भी नहीं छोड़ा था। तो नहीं, आखिर क्या सी वजह थी, इतनी नफ़रत क्यों थी उन लोगों के अंदर कि वो लोग आए हैं और इस तरीके से अपने हीरो को, यानी अभी उनके नज़दीक तो वो हीरो है ना कि 1971 में बांग्लादेश को बनाया, तो 1975 में ही 4 सालों के बाद ही इसको जो है कत्ल कर दिया उन्होंने। उसकी वजह वही है जो इसके अंदर आपको डिक्टेटरशिप नज़र आती है हसीना वाजिद के अंदर, वही डिक्टेटरशिप आपको, वही जो है फस्तायत कह लें, फाशिज़म जो है वो उसके बाप के अंदर भी थी, जिसकी वजह से जो है 1975 में ही इसके ख़िलाफ़ ये जो है फ़ौजी अफसरान ने ये बगावत की और उसको कत्ल कर दिया। फिर हम देखते हैं उसके बाद जनरल ज़ियाउर रहमान जो है उसकी हुकूमत रहती है, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ ही अरसे बाद ये 1981 में अभी कुछ ही साल गुजरे हैं ना, 1981 में जो है ज़ियाउर रहमान को बागियों ने चटागांग शहर में एक सरकारी जो है गेस्ट हाउस के अंदर घुस के जो है वो कत्ल कर दिया, ठीक है जी। अब वही डिक्टेटर है, लेकिन ये है कि वो ऐसा क्या कर रहा है वो कि लोग उससे इतने तंग हैं कि आखिर उसे कत्ल ही कर देते हैं, ठीक है। तो बहरहाल उसे कत्ल कर दिया जाता है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि 1982 में जनरल ज़ियाउर रहमान का जो जानशीन था अब्दुल सत्तार, उसको हुसैन मोहम्मद इरशाद की सरबराही में खूनरेज़ फ़ौजी इनकलाब ने जो है रिप्लेस कर दिया। 1982 में जो है
तो एक और जो है इनकलाब आ जाता है। और उसके बाद ये जो माशाल्लाह एडमिनिस्ट्रेटर बना बाद में, ये जो हुसैन मोहम्मद इरशाद है, हुसैन मोहम्मद इरशाद बाद में फिर माशाल्लाह एडमिनिस्ट्रेटर बना और काफ़ी अरसे फिर इसकी हुकूमत रही। लेकिन हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश को अभी बने कुछ अरसा ही हुआ, कुछ साल ही हुए हैं कि वहाँ पर एक के बाद दूसरा जो है डिक्टेटर मुसल्लत हो रहा है। और ये भी एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि वहाँ के जो लोग हैं उनके अंदर ये इतनी बर्दाश्त भी नहीं है कि उन्हें कबूल कर सकें, उनका सफाया करते जा रहे हैं। ये एक और फैक्टर है जो हमारा और उनके दरमियान जो है डिफरेंट है। यानी हमारे यहाँ लोगों के अंदर बड़ा सब्र है, वो रेजिलियंस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे डिक्टेटर्स भी आए, ठीक है, लेकिन उनको अवाम ने इस तरीके से या आम फौजी अफसरान ने कत्ल नहीं किया, ठीक है। वो कत्ल हुए हैं तो मतलब आपस में ही जो इनका पड़ा रहा। यानी अगर भुट्टो को शहीद किया गया है तो उसको आर्मी ने किया है, ठीक है। तो यानी आपस में बड़ी ताकतें जो हैं उनके आपस में टकराव ज़रूर रहा है, लेकिन ये कि आम लोग नहीं खड़े हुए। अच्छा, आम लोग तो वहाँ पे भी नहीं खड़े हुए थे, वहाँ पे अब जाके खड़े हुए हैं, लेकिन यह है कि आम फौजी अफसरान ने भी कोई इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं की कि उनको जो है कत्ल ही कर दिया। ये वहाँ पे हमें यह नज़र आता है। उसके बाद जनाब जनरल जो था हुसैन मोहम्मद इरशाद, वो 1991 तक जो है रहा, 1982 से 1991 तक ये रहा। लेकिन उसके बाद उसका भी तख्ता उलट दिया गया। उसके बाद 2007 में हम देखते हैं कि आर्मी चीफ ने फ़ौजी बगावत के बाद एक निगरान हुकूमत की हमायत की, और उस निगरान हुकूमत के बाद जो सेटअप आया उसके अंदर ये शेख हसीना वाजिद 2009 में इक़्तिदार इसने संभाला। फिर 2007 में इसने इक़्तिदार संभाला। फिर 2009 में ही इसके दौरे हुकूमत में एक बगावत हुई थी, फ़ौजी बगावत हुई, जिसके अंदर जो सरहदी मुहाफ़िज़ एक इनकी बटालियन थी उसने जो है रिवोल्ट किया और तकरीबन 74 के करीब जो है अफसरों को मार दिया। अब देखें इनके अंदर वो जज्बा है ना कि ये कबूल नहीं करते हैं, ठीक है। और उनकी कंप्लेन क्या थी? कंप्लेन ये थी कि जनाब हमें सही तरीके से जो है एक तो पेज हमारी बहुत कम है और हमारी फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही और हमारे पास जुल्म किया जा रहा है। अब ये जुल्म कोई ज़ाहिर बात है करते होंगे ना, फिर तभी वो इतना रेजिस्टेंस होती है। तो जो इनके अंदर 2009 के अंदर ये भी हुआ कि वो लोग आए और इनमें से तकरीबन 74 के करीब जो है अफसरान को उन्होंने ठोक दिया, पकड़ के उनको कत्ल कर दिया। तो ये एक तारीख रही है उनकी। लेकिन आप इस सारे अरसे में आप देखें कि अवाम नहीं खड़ी हुई अभी तक, ठीक है। अवाम वो सह रही है सब कुछ। और ये ऊपर जो जाबिर हाकिम आते जा रहे हैं, वो हसीना वाजिद भी है तकरीबन तीसरी की चौथी बार जो है अब आई है ना। तो पहले बीच में खालिदा ज़िया भी रही कुछ अरसे। खालिदा ज़िया जो है वो बेगम है जनरल ज़िया रहमान की, ठीक है। तो इसलिए डिक्टेटर्स या उनके ख़ानदान वाले ही हुकूमत करते रहे। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री बताने का मकसद ये था कि अभी तक 1971 से लेकर 2024 तक अवाम की तरफ से वो बगावत नहीं, यानी पॉपुलर अपराइजिंग नहीं हुई थी। तो ये लॉन्ग ओवर ड्यू थी। यानी ऐसा अगर ज़ालिमाना निज़ाम कहीं पर भी होगा तो वहाँ आखिरकार लोग खड़े हो जाएंगे, ठीक है। जैसे हमने मिस्र में देखा, जैसे हमने जो है ट्यूनिस में देखा, और बाकी जो अरब स्प्रिंग के दौरान जितने भी ऐसे ममालिक थे 40-40 साल से जनाब वहाँ पे डिक्टेटर्स जो हैं तैनात हुए हैं और बस लोगों के ऊपर जुल्म किए जा रहे हैं। आखिरकार पर अवाम जो होती है वो तंग अगर खड़ी हो जाती है। तो यहाँ पर ये लॉन्ग ओवर ड्यू था कि अवाम खड़ी हो। तो अब हालात क्या बने, ये जो मौजूदा सूरत हाल है वो कैसे यहाँ तक पहुँची, उसमें कुछ इस तरह से था कि 1971 के बाद 1972 में ही शेख मुजीबुर रहमान ने एक पॉलिसी का ऐलान किया था। वो पॉलिसी ये थी कि जो 30% गवर्नमेंट जॉब्स होंगी, 30% जो गवर्नमेंट जॉब्स होंगी वो एक स्पेशल कोटा होगा उन जो है ना उन लोगों के लिए, मुफ्ती बानी के जो गुंडे कहते हैं हम तो उनको, क्योंकि वो तो उन्होंने बड़ा जुल्म किया था, लेकिन उनके नज़दीक वो फ्रीडम फाइटर्स हैं, ठीक है। तो वो जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके मुफ्ती बानी के वो लोग थे, उनके लिए और उनके फिर आगे बच्चों के लिए या डिसेंडेंट्स के लिए जो है ये कोटा है। तो पहले शुरू में तो ये सिर्फ उनके लिए था, बाद में जाके कुछ सालों के बाद जो है ये एक्सटेंड हो गया उनके बच्चों के लिए भी। और ये हुक्म जो था ये 1972 से लेके 2018 तक ऐसे ही नाफिज रहा। इसके अलावा भी तकरीबन जो है कोई 15% और भी कुछ सीटें थीं मुख्तस थीं जो अक़लियतों के लिए थी, कुछ औरतों के लिए, कुछ और अक़लियतों के लिए। 15% वो कह रहे हैं, तो 45% या बल्कि नहीं
इससे भी ज़्यादा शायद 56% शायद जो हैं वो सीट्स जो थी वो इन लोगों के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए या इन जो अब औरतों के लिए और ख़ास तौर पे इन लोगों के लिए जो है मुख्तस थी। अब वहाँ पे यानी इसका मतलब है कि मेरिट पे जो है वो कितनी परसेंट सीटें अवेलेबल हैं, तकरीबन 50% जो है सीटें अवेलेबल हैं या उससे भी कम। तो ये एक मसला शुरू से चला आ रहा है वहाँ पे। तो इसके ख़िलाफ़ जो है पहली दफ़ा जो प्रोटेस्ट हैं वो 2000 में ही शुरू हुए थे। सन 2000 के अंदर इसके ख़िलाफ़ बात होना शुरू हुई। लोगों ने कहना शुरू किया कि ये गलत है, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है कि आखिर ये मेरिट के ऊपर जो है अगर हम नहीं लोगों को लगाएंगे तो ये तो लोग वही जद्दी पुश्ती चला आ रहा है सिलसिला। तो उन्होंने रिजेंटमेंट शो की, लेकिन प्रोटेस्ट थोड़े बहुत होते रहे, लेकिन इतनी ज़्यादा तब्दीली नहीं आई। यहाँ तक कि ये तहरीक 2000 से शुरू हुई, होते होते 2018 में ये तहरीक जो थी अपनी पीक पर पहुँच गई थी, यानी बड़े मैस प्रोटेस्ट हुए थे। तो अभी ये जो आपको बड़े मैस प्रोटेस्ट नज़र आ रहे हैं, तो इससे पहले 2018 में ये हुए थे और उस वक्त शेख हसीना वाजिद की ही हुकूमत थी और इतने यानी ये प्रोटेस्ट फैल गए थे और इसमें वहाँ की जो फैकल्टी थी यानी जो टीचर्स थे वो भी इसमें शामिल थे और स्टूडेंट्स भी शामिल थे कि आखिरकार शेख हसीना वाजिद को ये कोटा सिस्टम जो है वो कैंसिल करना पड़ा। इसे उसने ख़त्म कर दिया कि ठीक है जी अभी तो हम इसे ख़त्म कर रहे हैं, आगे अगला कोटा सिस्टम क्या होगा उस पर बाद में बात होगी, लेकिन इससे फ़िलहाल ख़त्म किया जा रहा है। 2018 में इसे ख़त्म कर दिया गया था। अच्छा, अब 2024 में क्या हुआ फिर, ये जो अभी हुआ है सारा सिलसिला 2024 में, असल में ये 11 जुलाई 2024 में एक पटिशन दायर की वहाँ पे, इसी फ्रीडम फाइटर में से किसी ने पटिशन एक दायर की कि ये जो डिसीजन है ना शेख हसीना वाजिद का ये इलीगल है, तो इसको जो है कोर्ट सुने। तो अब यहाँ पे जब इन्होंने अप्लाई किया तो कोर्ट ने फिर फैसला दिया 2024 के अंदर, ये जुलाई 2024 में कि हाँ ये फ़ैसला जो था ये दुरुस्त नहीं था और ये फ़ैसला कलअज़म है, यानी ये फ़ैसला जो है ये सही नहीं हुआ। जैसे ये आया है वहाँ की कोर्ट से फ़ैसला आया तो फिर ये प्रोटेस्ट दोबारा शुरू होने, यानी आप देखेंगे वो प्रोटेस्ट अपनी जगह पे पहले मौजूद थे, 2018 तक वो होते रहे और ये मूवमेंट बड़ी पुरानी है और एक इशू के ऊपर है। अब देखें कि कोई ये नहीं कि मल्टीपल इशूज़ हैं, कोई 10-12 इशूज़ हैं, एक इशू है कि यार ये कोटा सिस्टम सही नहीं है। और वक्त के साथ साथ इसके अंदर ज़्यादा शिद्दत इसलिए आती गई कि बांग्लादेश के जो भी हालात हैं, पहले तो इकनॉमिकली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, बांग्लादेश स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन पिछले हम देखते हैं कि 10 सालों के अंदर बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा जो है तरक्की हुई है, इसमें GDP ग्रो किया है, 6% ग्रोथ रही है GDP की, लेकिन अपवर्ड मोबिलिटी नहीं हुई, यानी जो पैसा आया उससे आम लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है ना। इसके बरक्स हम देखते हैं चाइना में ये क्यों सस्टेन कर गया। चाइना ने बहुत कम अरसे में ना 25-30 सालों में जो है एक इकनॉमिक मिरेकल करके दिखाया, लेकिन वहाँ जो तरक्की हुई वो उन्होंने इंश्योर किया कि नीचे गरीबों तक भी वो पहुँचे। पता नहीं कितने करोड़ लोगों को उन्होंने गुर्बत से निकाला है। तो ये अपवर्ड मोबिलिटी को उन्होंने इंश्योर किया, इसलिए वहाँ पे फिर जो है इनकलाब की वो कैफियत नहीं बनी और अभी तक लोग जो है वो ट्रस्ट करते हैं सिस्टम को। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो भी GDP ग्रोथ हो रही थी और बांग्लादेश की इकॉनमी ग्रो कर रही थी, उसका जो असर था वो स्टूडेंट्स तक, नीचे तबकात तक नहीं पहुँच रहा था। इसलिए ये प्रेशर बढ़ता जा रहा था हुकूमत के ऊपर कि ये जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं इनमें 56% तो जो गवर्नमेंट जॉब जो है इन्हीं के पास चली जाती हैं, बाकी हमारे पास जो है 44% बचती हैं। तो वो भी, और उसमें भी जो मेरिट, सो कॉल्ड मेरिट था ना, जैसे हमारे यहाँ पे तो चलो कोटा कम ही है, शायद पता नहीं 15% कोटा है, बाकी तो मेरिट है, लेकिन मेरिट किधर है हम जानते हैं कौन सा मेरिट है। वहाँ पे वही है नून लीगी और ये जरदारी और ये सारे इन लोगों की जो है लोग बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे वही था। यानी 44% जो ओपन मेरिट वाली थी उनमें भी अवामी लीग जो है, ये जो शेख हसीना वाजिद की जो पार्टी है वो अपने लोगों को वहाँ पे डालती थी। तो अब ये सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ये प्रेशर बिल्डअप होता गया, यहाँ तक कि 2018 में ये अपने पीक पर पहुँचा और वहाँ पे शेख हसीना वाजिद जो है इसने ये फ़ैसला किया कि ये कोटा सिस्टम वो ख़त्म कर रही। लेकिन मैंने बताया आपको कि 2024 में जब ये एक पटिशन दायर की गई, अब ये भी पता होता है आपको कि ये क्या होता है, यानी पाकिस्तान में भी अदालतों में क्या हो रहा होता है, ये कौन पटिशन डालता है और ये फ़ैसले कौन करवाता है, ये भी सबको पता है। तो अवाम बेवकूफ़ तो नहीं है ना, ये भी अवामी लीग के वो कोई मतलब था वो जज,
वो उधर पटिशन डाली गई और उसने कह दिया जी कि ये तो नहीं जी, ये फैसला सही नहीं हुआ और दोबारा से जो है वही कोटा सिस्टम रहेगा। अच्छा, इस दौरान एक और भी एक मामला हुआ, ये हाई कोर्ट थी ना, बांग्लादेश हाई कोर्ट ने फैसला दिया था। इसमें इस दौरान एक और भी मामला हुआ कि जो पेंशन रिफॉर्म्स के नाम पे ना इन्होंने पेंशन का जो सिस्टम है उसको रिफॉर्म करने की कोशिश की, और उसमें भी हो ये रहा था कि जो लोगों की पेंशनें वो कम हो रही थी। तो वो भी एक फैक्टर बना जिसकी वजह से जो मुलाजमत पेशा लोग थे वो भी इस मूवमेंट में शामिल हो गए। स्टूडेंट्स तो पहले ही थे, टीचर्स पहले ही थे, और जो आम मुलाजमत पेशा लोग थे वो भी थे, लेकिन गवर्नमेंट ऑफिसर्स का भी एक बड़ा फैक्शन जो है इनके साथ शामिल हो गया 2024 के अंदर रिसेंटली। यहाँ तक कि फिर ये मामला जो है बढ़ता जा रहा था, दोबारा से प्रोटेस्ट हो रहा था। लेकिन ये चीज़ उस वक्त जो है ना, इसके अंदर एक स्पार्क आ गया, यानी वो स्पार्क होता है ना कि एक मोमेंट ऐसा होता है जिसमें फिर जो है बस मामला हाथ से निकल जाते हैं। वो उस वक्त हुआ जब ये हसीना वाजिद जो है ना, इसने एक जुलाई 14, ये भी कितने देर पहले की बात है, ये पिछले महीने की बात है, 20 दिन, इसने एक ऐसी बात की कि जिसने आग लगा दी पकड़ के। वो क्या था? हाँ, उसने कहा कि जी अगर वो जो मुफ्ती बानी है, उनके जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनको और उनके ख़ानदान वालों को हम ये कोटा नहीं दें तो फिर क्या रज़ाकारों और उनके जो नीचे लोग हैं, उसकी जो लेगेसी के लोग हैं या उसकी डायनेस्टी के लोग हैं या डिसेंडेंट्स हैं, उनको हम दें? रज़ाकार किसे कहते हैं? रज़ाकार कहते हैं वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया था, जिसमें अशम्स और अलबदर। यानी उसने इन स्टूडेंट्स से कहा कि हाँ, तुम रज़ाकार हो और तुम जो है प्रो पाकिस्तानी हो और जो है तुम चाह रहे हो कि जनाब बांग्लादेश में ख़राबी आए। अब ये बांग्लादेश का जो मिजाज है ना, बंगालियों का जो मिजाज है, उसको समझने की ज़रूरत है। आखिर ये उनको इतना हिट क्यों किया? क्योंकि हमारे यहाँ ना जो आइडेंटिटी है ना, जो एक थ्योरी ये भी है इंकलाब के हवाले से कि नेशनल आइडेंटिटी बड़ी मैटर करती है बाज़ मुल्कों के अंदर। यानी वहाँ अगर आप किसी शख्स को आप नेशनल आइडेंटिटी के हवाले से बेइज्जत करोगे ना तो वो खड़ा हो जाएगा। हमारे यहाँ वो एग्जिस्ट नहीं करती। पाकिस्तानी नेशनलिज्म जो है वो कितनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। हम तो है ना, हम तो पठान हैं, मतलब बलोची हैं, मतलब 4-5 मुख्तलिफ जो है नेशनलिटीज़ का जो है ना एमैलगमेशन है। लेकिन वहाँ पे एक नेशनैलिटी है, वो है बंगाली, और बंगाली नेशनैलिटी जो है आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी है। अब जब उसने ये कहा ना तुम रज़ाकार हो, ये तो गाली है ना उनके लिए। यानी वो तो अपने आप को समझते हैं कि वो बांग्लादेश के लिए खड़े हैं। वो स्टूडेंट्स जो है उनके अंदर प्राइड है ये कि यार बांग्लादेश हमारा मुल्क है तो हम उसके लिए खड़े हैं। अब उनको कहा ना कि तुम जो है रज़ाकार हो, ठीक है, तो उसकी वजह से उनको बड़ा हिट हुआ। और ये बात सही है कि वहाँ पर शेख हसीना वाजिद और इसके रूल के ख़िलाफ़ एक ये भी बड़ा मसला था कि इसने हर जगह पे हिंदुओं को नवाजा, हिंदुओं को बिठाया। तो वो भी रिजेंटमेंट थी उनकी कि यार ये हिंदू क्यों ये सब कुछ दिया जा रहा है। और बंगाली नेशनलिज्म के अंदर इस्लाम गूंदा हुआ है, याद रखें। यानी ये हमारी नेशनलिज्म की तरह नेशनलिज्म नहीं है वहाँ पर। यहाँ पे तो यानी नेशनलिस्ट जो हैं ज़्यादातर सेकुलर्स होते हैं। वहाँ की जो नेशनलिज्म है उसके अंदर इस्लाम भी है। बहरहाल ये नहीं, आप इस्लाम को निकाल नहीं सकते, क्योंकि देखेंगे बंगालीज ही हैं जिन्होंने मुस्लिम लीग कायम की थी, हमें भूलना नहीं चाहिए। ये बंगालीज ही हैं जिन्होंने कलकत्ता में जो है वो स्ट्रगल की थी जब कायद-ए-आज़म को सपोर्ट की ज़रूरत थी कैबिनेट मिशन प्लान के बाद, जब उन्होंने एक्सेप्ट किया था और बाद में नेहरू ने वो स्टेटमेंट दी थी कि जी हम चाहेंगे तो कैबिनेट मिशन प्लान चेंज कर देंगे। तो इलामा कायद-ए-आज़म को जिनके ऊपर भरोसा था ना, वो बंगाली ही थे, और कलकत्ता में ये कायद-ए-आज़म के कहने पर ही लोग खड़े हुए थे। तो यानी उनके अंदर ये जज्बा आप निकाल नहीं सकते हैं। तो ये जो बार बार हिंदुओं को नवाजना और जो है हर चीज़ जो है हिंदुओं के प्रो हिंदू रखना, इससे भी उनके अंदर एक बड़ी रिजेंटमेंट थी। अब ये जब बात आई, इन्होंने कहा हाँ ठीक है, हम हैं रज़ाकार, ठीक है। तो ऐसी कि तू कहती है रज़ाकार, हम रज़ाकार हैं तो हम हैं रज़ाकार। तो वो स्टूडेंट्स ने फिर वो नारा लगाया, तुम कौन हम कौन, हम हैं रज़ाकार। तो ये फिर नारा बड़ा मशहूर हुआ, और फिर जनाब उसने वो जो रईसी कसर थी वही पूरी की। और जो है अब इसमें जो बड़ा अहम फैक्टर एक जमात इस्लामी बांग्लादेश का भी है। जमात इस्लामी बांग्लादेश जो है वो यहाँ की जमात इस्लामी की तरह नहीं है, वो बड़ी फ़ाल रही है, और पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा वो इन रहे, बल्कि सोसाइटी के अंदर उनका बड़ा इम्पैक्ट है।
यानी उनके अपने बैंक्स थे वहाँ पे, उनके अपने इंस्टीट्यूशंस थे वहाँ पे, बड़े यानी उनका इन्फ्लुएंस रहा है। बल्कि ये जो आपको पता है, ये जो अभी आया है डॉक्टर यूनुस को भी खड़ा करने वाले कैपिटलिस्ट थे। वो समय ये परेशान थे जमात इस्लामी से, क्योंकि जमात इस्लामी ने पहले वो बैंक शुरू किए थे कर्ज़ हसना के ऊपर, जो माइक्रो फाइनेंसिंग का मॉडल जो बांग्लादेश का था, उसको वो क्योंकि कामयाब होता जा रहा था, तो उसको रोकने के लिए फिर ये डॉक्टर यूनुस को लेकर आए थे कैपिटलिस्ट जो है। और इसने फिर वो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट बेस एक निज़ाम दिया माइक्रो फाइनेंसिंग का, जो कि बड़ा कामयाब हुआ और जिसका बड़ा एक रोल रहा बांग्लादेश की तरक्की के अंदर। इसलिए इसकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। बाद में इसको नोबेल प्राइज़ भी मिला डॉक्टर यूनुस जो है, इसलिए वहाँ के जो लोग हैं उसकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। और यही वजह है कि उसका नाम जो है उन्होंने प्रपोज़ किया इंटरिम गवर्नमेंट के लिए। लेकिन बांग्लादेश की जो जमात इस्लामी है उसका रोल बड़ा रहा है, लेकिन पिछले कुछ अरसे से उनके ऊपर बड़ा सख्त क्रैकडाउन किया इसी ने। ये जो हसीना वाजिद है, उनके कई सीनियर लीडर्स को शहीद किया गया, उनके हज़ारों के करीब जो है कारकुनान को जेलों में डाला गया, टॉर्चर किया गया। तो बांग्लादेश की जो जमात इस्लामी है उनका जो ख़ास तौर पर स्टूडेंट विंग है वो बड़ा फ़ाल है, ठीक है ना। उनकी जमीयत का जैसे यहाँ पे जमीयत है, वहाँ का स्टूडेंट विंग है, तो उसका भी रोल इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा रहा है। लेकिन वो फ्रंट पे नहीं है। फ्रंट पे जो लोग हैं वो नेशनलिस्ट हैं, लेकिन वो भी नेशनलिस्ट वो नहीं है जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हों और सेकुलर हों, बल्कि इस्लाम से मोहब्बत रखने वाले हैं। तो बांग्लादेश के वहाँ पे जो अभी रिसेंटली एक सेशन भी हुआ उसके अंदर हम शामिल थे, तो वो बता रहे थे जो वहाँ पे बाकायदा रहे कई अरसा जो है वहाँ पे रहे भी हैं, तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे जमात इस्लामी का बहुत बड़ा एक असर रसूख है। लेकिन इस पूरे सिनेरियो के अंदर जमात इस्लामी ने जानबूझ के अपने बंदे फ्रंट पे नहीं रखे, क्योंकि अगर ये फ्रंट पे रखेंगे तो फिर इंटरनेशनल ताकतों को ये मौका मिल जाएगा कि वो इंटरवीन करेंगे। यहाँ पे तो रेडिकल्स आ रहे हैं, तो लेकिन इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है उनका। यानी ये समझ लें कि अब जो नई वहाँ पे जो हुकूमत बनेगी उसके अंदर एक तो खालिदा ज़िया यानी जो बांग्लादेशी नेशनल्स पार्टी जो है ये BNP, और दूसरा जो है जमात इस्लामी बांग्लादेश, इन दोनों का बड़ा रोल है। तो जमात इस्लामी के अंदर जो जमात इस्लामी बांग्लादेश है उसका अब इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा इंशाल्लाह, और उनको बड़ा स्टेक मिलने का जो है इम्कान है नेक्स्ट गवर्नमेंट के अंदर। तो उनका भी बड़ा रोल रहा है इस पूरे अरसे में, इस मूवमेंट के हवाले से ख़ास तौर पे उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया है इस मूवमेंट को। यही वजह है कि जैसे ही ये वो शेख हसीना वाजिद वो जो वहाँ से भागी है वहाँ से, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला है जमात इस्लामी को। उनके सैकड़ों और हज़ारों के करीब जो उनके कारकुनान हैं वो वापस आए हैं, और कई जो हैं वो तो 10-10 साल से गायब थे वो वापस आए हैं, और उनके जो कई जो है रहनुमा उनको भी छोड़ा गया है। तो ये एक बड़ा ही उनके लिए एक समझ लें कि एक तरह से खुशाइंद बात है, और उनके लिए एक अल्लाह की तरफ से करम हुआ है। उसका पिछले दिनों जमात इस्लामी बांग्लादेश के जो अमीर हैं उनकी वीडियो बड़ी वायरल हुई, जिन्होंने वो कह रहे शुक्र अदा करो, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो कि हमें अल्लाह ताला ने ये जो है नेमत से नवाजा है। तो ये सारा बैकग्राउंड है वहाँ पर जो अभी यहाँ तक बात पहुँची है। और फिर उसके बाद बड़ा वायलेंट भी रहा है इसके अंदर, कई लोगों को जो है कई स्टूडेंट्स शहीद हुए, इसमें कई लीडरान जो है उनके वो इनके हथे चढ़े हैं आवाम के, और उन्होंने उनको कत्ल किया है बाकायदा। जहाँ पे जो बहुत ज़्यादा जालिम थे उनको जो है नहीं छोड़ा उन्होंने, आवाम ने लटका दिया। ठीक है जी, बिल्कुल। तो सरहद से वो निकलते भाग रहे थे, उधर से पकड़ के ला के उनको जो है, ये भी गलत है जो हो रहा है। इसमें जमात इस्लामी के लोग तो शामिल नहीं हैं, लेकिन यह है कि क्योंकि ये वो रिजेंटमेंट है ना, और वो जो बंगाली कौम के अंदर वो नफ़रत का जज्बा है वो अपना रंग दिखा रहा है। आखिर इतने सालों से जो है उसको दबा के रखा था उन्होंने, वो अब निकला है। लेकिन ये अच्छी बात रही है कि अभी तक ये वायलेंस जो है फैली नहीं है, यानी कंट्रोल कर ली गई है। और उसमें भी बड़ा रोल फिर लग ही रहा है कि जमात इस्लामी बांग्लादेश का है कि उन्होंने इसको वायलेंट नहीं होने दिया और उनको रोका है जो स्टूडेंट्स को कि आगे मज़ीद वो ना जाएँ। खैर अब तो वहाँ पे जो है इंटरिम सेटअप आ गया है, और उसके बाद अब नया गवर्नमेंट का सेटअप होगा, नए इलेक्शंस होंगे, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि वहाँ पे एक बड़ी बेहतरी आएगी। पाकिस्तान का अब इस कॉन्टेक्स्ट में हम जायज़ा लेते हैं तो यहाँ पे मामला बड़ा डिफरेंट रहा। यहाँ पे मिक्स एंड मैच है, यहाँ पे कभी डिक्टेटर्स भी रहे, यहाँ पे कभी सिविल गवर्नमेंट्स भी रहीं, लेकिन यहाँ पे जो एक चीज़ बांग्लादेश के साथ बिल्कुल मुंसलिक है वो ये कि जो नीचे महरूम तबका आते हैं वो महरूम ही हैं, वो महरूम से महरूम तर हो रहे हैं, और ऊपर जो एलीट है वो जो है मुसलसल अपने वसाइल जो है वो पे कब्ज़ा करते जा रही है। और अब आवाम भी जो है वो शऊर उनके अंदर आ गया है। आखिरकार वो भी दीवार से जब लग जाएंगे तो उनको पता है कि अब इनके ऊपर जो हाकिम है उनके ख़िलाफ़ उन्होंने खड़ा होना है।
अब यहाँ पे लावा पक रहा है, ठीक है, और ये जो बांग्लादेश में हुआ है इसके असरात भी यहाँ पे पड़ेंगे। फिर मैंने बताया था कि फ़लस्तीन में जो हुआ है, ये जो वहाँ पे 7 अक्टूबर को जो हुआ, उसके बाद तो पूरी दुनिया हिल गई है, तो पाकिस्तान के अंदर भी उसके असरात हैं, तो वो असरात यहाँ पे भी हैं। साथ जो है ये बांग्लादेश का जो मामला हुआ, इससे इसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अवाम के अंदर वो लावा तो पक रहा है, लेकिन वो लीडर ऐसा नहीं है ट्रस्टवर्दी जिसके ऊपर ट्रस्ट करके लोग खड़े हों। जैसे बांग्लादेश में भी लीडर नहीं था, तो आम स्टूडेंट्स खड़े हुए तो लोगों ने उन पर ट्रस्ट कर लिया। यहाँ पर भी अगर ऐसा होता है ना, कोई ऐसी गैर मारूफ कोई लीडरशिप खड़ी होती है और वो कुछ ना कुछ जो है स्टैंड ले लेती है, तो आप देखेंगे यहाँ जमे फिर उनके साथ लग जाएगा। तो यहाँ पे भी लोग तैयार हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे असल में मसला ये है कि जो ऊपर की जो रजीम है हमारी, जो भी इस्टेब्लिशमेंट है, वो समझती है सारी बात को, वो बॉइलिंग पॉइंट को समझती है। जैसे ही वो बॉइलिंग पॉइंट आने वाला होता है, तो ये क्या कहते हैं कि नीचे से कुछ लोगों को जो है ना अपने साथियों को खड़ा कर देते हैं ताकि वो हवा निकलती रहे, बलून में से जो है हवा निकलती रहे। तो अब जैसे देखें ना, ये IPPS का मामला बड़ा बॉइलिंग पॉइंट पर पहुँच गया था, लोग तंग आ चुके थे, माशी तौर पे भी लोग बड़े तंग हैं और बिल ऊपर से ज़्यादा आ गए। तो इसके ख़िलाफ़ जो है रिजल्टमेंट बहुत ज़्यादा थी, तो इन्होंने कहा चलो इसमें थोड़ा रिलीफ हम दे देते हैं। तो चलो जमात इस्लामी खड़ी होगी, थोड़ा और हो गया मामला, तो थोड़ा बहुत ना गुब्बारे में से हवा निकल गई है और ये अभी थोड़ा बहुत रिलीफ अब मिल जाएगा इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से। तो हमारी जो ऊपर लीड बैठी है वो इस तरीके से गेम तो खेल रही है, ठीक है, लेकिन वो सारी बात है ये आग के साथ खेल रहे हैं। ये कभी भी जो है सिचुएशन उनके हाथ से निकल सकती है। बड़े तरीके से उन्होंने जो है ये सारा मामला किया है, लेकिन वक्त ज़्यादा दूर नहीं है जब ये चीज़ जो है वो एक जो है उसके अंदर स्पार्क पैदा हो और पूरा पाकिस्तान जो है इसके अंदर आ जाए। सिर्फ एक चीज़ जो वहाँ पे हसीना वाजिद ने की, वो यहाँ के लोग नहीं करते। हसीना वाजिद ने जो है उनको वो जो उनकी डिग्निटी के ऊपर, उनकी इज़्ज़त के ऊपर हमला किया, इज़्ज़त नफ्स के ऊपर। यहाँ पे जो लोग हैं वो इस तरीके से स्टेटमेंट्स नहीं देते, लेकिन अगर ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं किसी ने तो फिर उसने मुँह की खाई है, ठीक है। मुशर्रफ था, उसने ऐसी बातें की थी तो फिर उसको मुँह की खानी पड़ी। यहाँ पे अभी जो सेटअप है वो जानता है कि इस तरह की बात हमने नहीं करनी है कि लोगों के जो है जो भी जज्बात हैं उनको मजरूह किया जाए। तो बाकी यह है कि यह सिलसिला चल रहा है, हवा निकलती जाती है बलून में से, फिर वो हवा भरती है, फिर निकल जाती है। तो यानी किसी न किसी बहाने ये वो हवा निकालते रहते हैं हमारी। लेकिन यह है कि वक्त अब करीब है कि अब इनके ख़िलाफ़ ख़ुद बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट बढ़ चुकी है। तो ये अगर मामला सेटल नहीं होते तो फिर ये रेवोल्यूशन या इनकलाब की तरफ ही बात जाएगी। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे कोई ऐसी पॉलिटिकल फोर्स नहीं है कि जो कि इसको संभाल सके। अगर पाकिस्तान में ऐसा हुआ इस वक्त तो ये बड़ा डेविस्टेटिंग होगा, क्योंकि कोई ऐसी पॉलिटिकल फोर्स, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फोर्स नहीं है जो इसको वायलेंस से बचा सके। वहाँ पर जो बांग्लादेश हम कह सकते हैं जमात इस्लामी का एक रोल था, असर रसूख था, तो शायद उनका जो इम्पैक्ट है जिसकी वजह से ये मामला रुक गया है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोई ऐसी फोर्स इतनी स्ट्रांग नहीं है कि जिसके ऊपर लोग ट्रस्ट करते हों। जमात इस्लामी वो रोल अदा नहीं कर सकी यहाँ पर कि उसका वो इन्फ्लुएंस हो कि वो लोगों को जो है कंट्रोल कर सके। जब ऐसा होगा तो ये हमें दुआ करनी चाहिए कि वो पहले पॉलिटिकल फोर्स ऐसी बने ताकि उस इनकलाब को संभाल सके। वरना जो अरब स्प्रिंग में भी ये हुआ कि लोग खड़े हुए और रजीम तो चेंज होगी लेकिन निज़ाम तब्दील नहीं हुआ, वही लोग जो थे पुराने निज़ाम के वो दोबारा से काबिज़ हो गए। तो लोग फ़ायदा उठाते हैं। इसी तरह जो है वहाँ पे भी फ़ायदा उठाने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन देखें उनकी मेच्योरिटी इतनी थी उन स्टूडेंट्स की, उन्होंने कहा नहीं हम फ़ौज को हुकूमत नहीं देने देंगे। तो ये आपको करना पड़ता है उस वक्त। तो मिस्र में ऐसा नहीं हो सका, बाकी जो ट्यूनिस के अंदर ऐसा नहीं हुआ। तो हमारे यहाँ बहरहाल अभी एक वो मेच्योर पॉलिटिकल फोर्स मौजूद नहीं है, उसको इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। अगर वो बन जाती है तो फिर पाकिस्तान के अंदर चेंज बड़ा ज़बरदस्त तरीके से बर्पा होगा और हमारे लिए बेहतरी आएगी। लेकिन अगर वो नहीं होती तो हमने देखा है कि जैसे अब इमरान खान के फॉलोअर्स के अंदर वो जज्बा तो डाल दिया, लेकिन वो मेच्योरिटी नहीं है, इसकी वजह से वो नुकसान हुआ और उसकी वजह से फिर पूरा ही सेटअप ख़राब हो गया उनका। तो ये चीज़ है जिसको हमें मद्देनज़र रखना है और इंशाल्लाह इसको मज़ीद हम फोकस रखेंगे इसके ऊपर, इस इवेंट के ऊपर।